मेरे यहाँ जब काफ़ी साल तक औलाद ना हुई तो सब ने कहा तुम्हारी बीवी बांझ है। अब्बा के कहने पर मैंने उनकी 15 साल की भतीजी से शादी कर ली। उसके वजूद को देखकर सोचने लगा ये तो खुद बच्ची है, भला बच्चा कैसे पैदा करेगी। लेकिन मुझे अपना वारस चाहिए था। वो मुझे खुद के करीब नहीं आने दे रही थी, मगर मुझ पर तो औलाद का जुनून सवार था। वो 15 साला बच्ची 1 माह बाद ही हामला। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और बाबा की बात ने तो मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैंने कहा बाबा देखे, औलाद तो अल्लाह की देन है और वैसे भी औलाद तो मर्द के नसीब में होती है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा मुझे देखते हुए कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? देखो तुम्हारी उम्र 35 साल हुई पड़ी है, अभी तक तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हुई, और क्या बुढ़ापे में औलाद पैदा करोगे? तुम्हारी बीवी बांझ है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? मैंने कहा लेकिन बाबा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं निम्रा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी भी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। बाबा कहने लगे, तुम अनाबिया से शादी कर लो। बाबा की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरा सांस रुका था। मैंने कहा बाबा ये क्या कह रहे हैं? अनाबिया वो छोटी बच्ची 15 साल की, मैं उसके साथ शादी करूँगा? बाबा आपका दिमाग तो ठीक है, ये अब क्या कह रहे हैं? मैं एकदम से चलाते हुए बोला। बाबा गुस्से में मुझे घूरने लगे। अगले ही लम्हे मैंने अपनी आवाज़ नीचे कर ली और कहा बाबा देखें, मैं अनाबिया से शादी नहीं कर सकता। वो छोटी बच्ची है, आप इस बात को समझे। औलाद के लिए मैं एक बच्ची से शादी कर लूं? बाबा कहने लगे, पहले तुमने ख़ानदान से बाहर अपनी मर्ज़ी से इस बांझ लड़की से शादी की थी, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर पहले मैंने तुम्हारी बात मान ली थी तो अब तुम मेरी बात मानो। बाबा की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा उलझा कर रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं? बाबा कहने लगे, तुम्हें अपनी जायदाद का वारस नहीं चाहिए? देखो हमारे ख़ानदान में औलाद के लिए मर्द कुछ भी कर सकता है और तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। बार बार बाबा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मर्द के नसीब में औलाद होती है, लेकिन बाबा कहने लगे, जब बांझ औरत से शादी कर लोगे तो खाक मर्द के नसीब से औलाद होगी, यह मर्द ने पैदा करनी होती है औलाद। मैं बाबा की तरफ देखे ही जा रहा था। बाबा कहने लगे, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैंने कहा लेकिन बाबा, फिर आप मेरी किसी और से शादी कर लें। देखिए अनाबिया बहुत छोटी है, वो बिल्कुल छोटी बच्ची है, मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूँ? बाबा कहने लगे, तुम अब ख़ानदान की लड़की से ही शादी करोगे क्योंकि वो हमारे अपने ख़ानदान की है, मेरे भाई की बेटी है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। मैंने कहा बाबा ये अनाबिया पर जुल्म होगा। बाबा कहने लगे, बस अपनी ज़ुबान बंद रखो, कोई जुल्म नहीं होगा। हमारे उम्र में नहीं देखी जाती बल्कि रिश्ते किए जाते हैं, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। वो छोटी है और छोटी उम्र की लड़कियाँ जल्दी बच्चे पैदा करती हैं। मुझे तो अब्बा की सोच पर हैरत हो रही थी, ना जाने कैसे बाबा की जाहलों वाली सोच, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो सामने ही निम्रा खड़ी हुई थी, आंखों में आंसू लिए मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फ़ौरन से अपनी निगाहें झुका ली। मैं उसे निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं था। मैंने कहा निम्रा देखो, मैं दूसरी शादी, अभी मेरी बात अधूरी ही थी कि निम्रा कहने लगी, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, मैं बांझ हूँ, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती। शादी के चंद साल तक औलाद नहीं हुई तो तुम्हारे बाप को पता चल गया कि मैं ही बांझ हूँ। ठीक है तुम कर लो अनाबिया के साथ शादी। ये कहकर वो रोती हुई कमरे की तरफ चली गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तो हमेशा अनाबिया को छोटी बहनों की तरह समझा था। वो छोटी बच्ची थी, मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता था? मुझे मालूम था कि बाबा ने कभी मामा की बात नहीं माननी, इसी वजह से मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता था। उनसे कुछ कहना ही फजूल था। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय स्टडी रूम में चला गया। वहाँ जाकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं कर सकता था और बाबा की ज़िद के आगे मैंने गर्दन झुका दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था बाबा अब अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। अब वो मेरा निकाह अनाबिया के साथ ही करेंगे। लेकिन मुझे हौल उठ रहे थे, वो छोटी बच्ची है और बाबा ने तो मेरे पीछे ही पड़ जाना था। मैं अपने बाप को अच्छी तरह जानता था, अजीब तरह का इंसान था। उन्होंने तो शादी के अगले दिन ही मुझसे पूछने लग जाना था कि कब गुड न्यूज़ आएगी, कब गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि मेरी पहली शादी के बाद भी मेरे बाप ने यही किया था। हर दूसरे दिन मुझसे पूछते थे कोई खुशखबरी है,
نہ جانے میرے باپ کو اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کون سا بھوت سوار تھا، اور وہ دن بھی آ گیا۔ وہ چھوٹی سی دلہن بنی میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، جسے شاید شادی کے لفظ کے بارے میں علم بھی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، اور مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ نمرہ سے نکاح کے وقت بھی میری اتنی بری حالت نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ نکاح نامے پر میرے بابا مجھے کہنے لگے، کیا لڑکیوں کی طرح اتنا گھبرا رہا ہے؟ نکاح کر رہا ہے، مرد بن مرد کا بچہ ہے۔ میں اب انہیں کیا بتا سکتا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے، اپنی محبوب بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے باپ کی بات مان کر انادیہ سے نکاح کر لیا، لیکن نئے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے الگ سے کمرہ سجوایا گیا۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا باپ مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں کیسے کمرے میں جاتا؟ وہاں جا کر کیا کرتا؟ وہ چھوٹی بچی تھی، میں تو دماغ گھوم رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، اور میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا، اس سے کیا بات کرتا، اس سے کیا کہتا۔ وہ تو میری بیٹی کی عمر کی تھی۔ جب میں نمرہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی محض وہ 5 سال کی تھی، اور اب وہ 15 سال کی میری بیوی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل اس کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو خود بچی تھی، وہ بھلا کیسے بچہ پیدا کر سکتی تھی؟ کیا وہ اس قابل تھی کہ میری اولاد پیدا کرتی؟ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں کس سے اولاد کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ لیکن پھر میرے کانوں میں اپنے باپ کی باتیں گونجنے لگی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے نمرہ کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اب مجھے اس سے سامنے بیٹھی دلہن پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں ایک دم سے کمرے سے باہر نکلا۔ پہلے نمرہ کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ میں نمرہ کے پاس گیا تو اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کہنے لگی، آپ اسی کے پاس جائیں، خدا کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ کے باپ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سے نمرہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں کافی دیر دستک دینے کے بعد واپس انابیہ کے پاس آ گیا تھا، لیکن اس وقت میرا غصے پہ بہت برا حال تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم ہو گئی۔ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں میری زندگی میں شامل ہوئی؟ کیا تمہیں بھی میرے باپ کی طرح میری اولاد پیدا کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا جو میرے ساتھ شادی کر لی؟ معلوم بھی ہے شادی کیا ہوتی ہے، جانتی بھی ہو شادی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کہنے لگی، اب اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تایا جان مجھ پر غصہ کرتے تھے، اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ گھبراہٹ مجھے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا، بہت خوش لگ رہی تھی نہ نکاح کرتے وقت میری زندگی میں زہر گھول کر۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، ایک بچی پر ظلم تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے اپنا حق وصول کر لیا۔ وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں اپنے بازو دیکھ رہا تھا جہاں پر اس کے ناخنوں کے نشان تھے۔ پھر میری نظر بیڈ پر پڑی جہاں سرخ رنگ کی چوڑیاں بکھری پڑی تھی، گلاب کے پھولوں کے گجرے جو اس کے بہت پسند تھے اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ پھول سارے بیڈ پر پڑے تھے۔ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد وہ واش روم سے نکل کر باہر آئی، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، سیدھا بیڈ کے دوسری طرف اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا صبح تک ہی بیٹھی رہے گی، لیکن وہ تو بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تھا جھگڑے گی، مجھ سے پوچھے گی کہ میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ شاید اماں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ بے چینی بن گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ بالکل ساکت ایک جگہ پر دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ کسی بے جان پتلے کی طرح سیدھی ہو گئی تھی، اور پھر میرے چہرے پر یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو، پھر اس پر کوئی بہت ظلم کر دیا ہو۔
वो बस पथराई आंखों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ करवट ले गई। और उसका यूं देखना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। उसकी हालत मुझे टेंशन में डाल रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और अपनी माँ को कहा, जाकर नाबिया को देखे, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा साया कमरे की बड़ी हालत थी। बुआ कमरे बिखरा पड़ा था। मैंने गहरी सांस ली, सारे कमरे में निगाह दौड़ाई। निम्रा को देखा। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया। मैंने कहा, निम्रा, मेरी जान अभी तक नाराज़ हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से उसके चेहरे से बाल साइड पे किए, झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझको खुद से अलग किया और कहने लगी, दूर रहो मुझसे। मैंने आपको शादी वाली रात क्या बोला था? मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आप किसी और के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जगह आपके पास कोई और लड़की थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरे दिल फटा जा रहा है। वो रोते हुए बोले जा रही थी और मैं हैरत से उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो एकदम से मेरे सीने से लगी, बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी, औलाद नहीं थी तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना? मुझे क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी? मेरे सर पर सौतन ला कर रख दी आपने। वो रोते हुए मुझसे गिले शिकवे कर रही थी, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसी वक्त दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं जाकर दरवाजे के पास गया तो सामने मेरे बाबा खड़े हुए थे। उससे मैं कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में अपनी बीवी के पास होना चाहिए। जानते हो उसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। जाओ यहाँ से। पापा ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं नाबिया के पास आ गया। मैं तो उलझ कर रह गया था, ना जाने मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया था। मैं चाहता था बस अनाबिया जल्दी से मेरा बच्चा पैदा कर दे, उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं यही सोच रखा था कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा, इसे मज़ीद अपनी ज़िंदगी में नहीं रखूंगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। मेरे बाप को ना जाने मेरी औलाद की इतनी ज़्यादा क्या जल्दी थी। उनका तो बस नहीं चलता था कि बस 2 दिन के अंदर उन्हें बच्चा पैदा करके दे दूं, उनकी गोद में डाल दूं। मैं ये देख रहा था। अनाबिया बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खौफ उतर आता था। वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी। आज फिर रात के वक्त जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने जैसे ही दरवाजे को लॉक लगाया तो एकदम से चीखने लगी। उसे यूं चीखता देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा घबरा गया। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। जल्दी से उसके पास गया। मैंने कहा, अनाबिया, क्या हुआ? अनाबिया, मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों में इस कदर खौफ था कि मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अनाबिया, मुझे देखो, क्या हुआ? वो एकदम से मेरे सीने से लगी। इस कदर सहमी हुई थी कि उसका पूरा वजूद कँपा रहा था। कहने लगी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ पर रहना है। मुझे आपके पास नहीं भेजे रोए बोली ही थी। ना जाने वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों ऐसे बोल रही है। मैंने कहा, नाबिया, मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे क्या हुआ? मैं उसे बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था, लेकिन वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। सहमी हुई थी। कहने लगी, वो बहुत बुरे हैं, मुझे मार देंगे। प्लीज़ मुझे उनके पास नहीं जाना। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा खौफ था, जैसे लग रहा था जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं उसके हाथ पांव सहलाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। मुझे बताओ, कौन मार देगा? वो मुझे बता भी नहीं पा रही थी, बस इतना कह रही थी कि मुझे उससे बचा ले। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे पहले पहल तो ये लगता था कि शायद वो मेरी कुर्बत से घबराती है। मैं उसके करीब जाता हूँ, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसी वजह से इतनी खामोश रहती है। लेकिन मुझे यहाँ पर मालूम हो रहा था कि मामला कोई और ही है। उसका यूं रोना, घबराना, डरना मुझे कुछ और ही लग रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मेरे पास ही रहिए। अचानक मुझे निम्रा का ख्याल आने लग गया। उसने फिर से पहने जाना था। उसकी अजीब सी हालत हो जाती थी जब मैं उसके पास नहीं जाता था या रात को मैं देर से आता था तो उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। इसी वजह से उसके कमरे में जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा, नाबिया देखो, मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी है
मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। वो रोने लगी, कहने लगी, लेकिन मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। मैंने कहा, सिर्फ तब तक तुम मेरी बीवी हो जब तक मेरा वारस नहीं पैदा हो जाता। इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मेरा बाजू छोड़ दिया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। बढ़ती हुई कहने लगी, तो चाहे ना यहाँ से फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हैं? यहाँ मेरे कमरे में क्यों आते हैं? चले जाएं यहाँ से। वो एकदम से रोती हुई उठी और मुझे धक्का देकर कहने लगी, दोबारा यहाँ मेरे कमरे में मत आइएगा, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो मुझे धक्का देती हुई वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगी थी और उसको ऐसी हरकतें देखकर मुझे इस कदर गुस्सा आया। मैंने बताया, थप्पड़ उसके मुंह पर सीधा किया। वो सीधा फ्रिज पर जाकर लगी और अपना ऊपर पीछे करती हुई मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बढ़ती हुई उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। कहने लगी, मैं जा रही हूँ इस घर से, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं। आप लोग ज़ालिम हो, मैं अपने माँ बाप के पास चली जाती हूँ। वो रोती हुई ये कहकर कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी जब मैंने एकदम से उसका बाजू पकड़कर खींचकर बेड पर फेंका। वो फिर से उठी, लेकिन उसका सर चकराया और वो वहीं बेड पर बैठकर बिल्कुल खामोश होगी। मैंने कहा, नाबिया तुम ठीक तो हो? वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने कहा, उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। लेकिन मैं लेके उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद मुझे देखती कभी अनाबिया को देखकर कहने लगी, ये आपकी क्या लगती है? पहले तो मैं खामोश हुआ, फिर कहा, जी ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर गुस्से में मुझे देखकर कहने लगी, कोई बड़ी उम्र थी, लड़की नहीं मिली आपको क्या शादी करने के लिए? छोटी सी बच्ची से शादी कर रहे, ये ना जाने आपको अपनी बेगम पर तरस भी नहीं आता। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी, ये प्रेग्नेंट है और इनकी उम्र देखें, वो सिर्फ छोटी बच्ची है, 15 साल तो इनकी उम्र है, वो खुद अभी बच्ची है, वो क्या आपके बच्चे को पैदा करेगी? डॉक्टर मुझे कहने लगी, अगर आप इनकी ज़िंदगी चाहते हैं तो मेरी यही राय होगी कि आप अबॉर्शन करवा लें। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने कहा, जी हम ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे, आप मेडिसिन लिख दें। मैंने बहुत सी बच्चियां देखी हैं जो इतनी इतनी बच्चियां पैदा करती हैं। डॉक्टर कहने लगी, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था आपको बताना। जब आपने अपनी मर्ज़ी की है तो अब आपने अपनी मर्ज़ी ही करनी है। ये जाकर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी। मैं घर आ चुका था। जब मैंने घर आकर अपने घर वालों को ये खबर सुनाई, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, सोए निमरा के। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मुझे मालूम था कि उसने खुश होना भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे निमरा की परवाह ही नहीं। मेरे लिए अनाबिया बहुत अहम हो चुकी थी। मुझे आज महसूस हो रहा था कि बाप बनने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है, और मैं उस खुशी को महसूस कर रहा था। लेकिन अनाबिया भी बिल्कुल खामोश थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रोज़ाना मुझे कहती थी, मैंने मर जाना है, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैं उसे हौसला देता, दिलासा देता। मैं कहता, मेरी जान कुछ भी नहीं होता, सारी औरतें बच्चे पैदा करती है, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन वो भी डरी हुई सहमी रहती। निमरा भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, मुझे अनाबिया के कमरे में भी नहीं जाने देती थी। जब भी मैं उसके कमरे में जाने लगता वो रोने लग जाती, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और मुझे समझ ना आती कि अब मैं क्या करूं। अनाबिया इधर अलग से डरी सहमी से खौफ में मुब्तला रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या हुआ। मैंने इतनी दफ़ा पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर बार बार मुझे यही कह रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती है, टेंशन में रहती है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इसे रिलैक्स रखने की कोशिश करें, इसे डराए धमकाए नहीं। अरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक रात मुझे घर आते काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो सीधा मैं नाबिया के कमरे की तरफ जाने लगा। पहले हमेशा मैं निमरा के पास जाता था, बाद में नाबिया के पास जाता था, लेकिन आज मैं पहले नाबिया के कमरे की तरफ जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वहाँ जाने के बाद मुझ पर क्या क़यामत टूटेगी। मैं जैसे ही कमरे में बाहर गया तो मुझे अंदर से नाबिया की खट्टी खट्टी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी और अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मुझे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी।
اندر کون تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی، کوئی دروازہ بھی نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا، کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو، لیکن وہ نہیں کھول رہا تھا۔ جو کوئی بھی تھا نہ ابھی ایک دم سے چیخنے لگی، کہنے لگی پلیز مجھے بچائیے اس سے پلیز۔ وہ اچانک ہی مجھے نابیہ کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس کے دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ میں نے دھکا لگانے لگ گیا۔ میرے بابا میرے ماما بھی وہاں پر آ چکے تھے اور آخرکار دروازے کی کنڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں جیسے ہی داخل ہوا، سامنے ایک ماسک میں لڑکا کھڑا ہوا تھا اور نابیہ فرش پہ کمرے کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ خون ہی خون تھا، جیسے اسے بہت زور سے مارا گیا ہو۔ نابیہ کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے اس شخص کے گریبان سے پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مجھے وہاں سے دھکا دیتا ہوا چلا گیا۔ میں نے نابیہ کو جلدی سے اپنے بازو میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے پولیس کو کال کر کے اس شخص کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میرا دوست پولیس میں تھا، اس نے کہا جلد ہی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور سچ بھی اگلوا لیں گے۔ کافی وقت بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو ان کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ انہوں نے کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود مجھے تھما دیا۔ وہ میرا بیٹا تھا، مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نابیہ کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی ایک تو وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، اس کے بعد انہیں کافی زیادہ چوٹیں لگی ہوئی تھی، سر میں بھی اور ان کے پیٹ میں بھی، جس کی وجہ سے بامشکل ہم بچے کی جان بچا پائے ہیں۔ ان کی جان نہیں بچ پائی۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے اپنا بیٹا اپنے باپ کی گود میں ڈال دیا اور کہا لے، یہ آپ نے اپنے بھتیجے کو اس خاطر قربان کیا نا؟ رکھ لے آپ۔ میری آواز کانپ رہی تھی کیونکہ میں تو کبھی نابیہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے تھے۔ 2 دن بعد مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا، صرف اسی کی وجہ سے تھا نا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔